हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो हम लोग देख रहे थे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर ही दिया था एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, ठीक है? कैसे होती है, कौन से कॉज होते हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग इसी के आगे देखेंगे मैकेनिज्म पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। कैसे सेल इंजरी होती है, ठीक है? क्या प्रोसेस है, क्या उसका मैकेनिज़्म होता है, तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, आप पहले इस स्लाइड पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है? क्या लिखा है, कितना लिखा है, क्या हमें पढ़ना है, क्या याद करना है, ये सब अभी कुछ मत सोचो। सिर्फ हम जो बोल रहे हैं, बस उस पर ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान से सुनो उसको, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ आ गया, तो आप लिख खुद से लेंगे। सबसे पहले फ़ोकस करो सुनने की, क्या हम बोल रहे हैं। तो बात करते हैं मैकेनिज़्म पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी की, कैसे सेल इंजरी होती है, ठीक है? उसका मैकेनिज़्म क्या होता है। तो सिंपल सा मीनिंग मीनिंग है, सेल इंजरी तब होती है जब सेल अपनी नॉर्मल फंक्शन मेंटेन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रेस या केमिकल हार्मफुल स्टिमुलस के कारण जब सेल अपनी स्ट्रेस मतलब अपनी क्षमता को खो देता है, तब क्या होता है, सेल इंजरी होती है। इंजरी होने के जैसे कि हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है? जैसे अब किसी भी सेल में ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच रही है, तो क्या होगा, वहां पे हाइपोक्सिया होगी, वो सेल इंजरी हो जाएगी वहां, ठीक है? जैसे एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकली, तब अगर आपने देखा होगा, कोई इंजन ले लो, जैसे कोई गाड़ी का इंजन है, बाइक का इंजन है, अगर उसमें पेट्रोल हम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं डालते हैं, तो वो चलने के बाद कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाती है। तो क्यों बंद हो जा रही है? क्योंकि हमने पेट्रोल सफिशिएंट नहीं डाला था, इस इंजन को सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए क्या हुआ, वो बंद हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉज क्या है, जैसे केमिकल्स या ड्रग। अब जैसे कोई केमिकल या कोई ड्रग आपने लिया, ठीक है? तो अगर उसका थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, सेल को डैमेज पहुँचाएगा, ओके? जैसे कोई अगर पॉइज़न है, कुछ है, अगर उसका इनटेक किसी ने कर लिया, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेल डेथ रैपिडली होने लगता है, इसलिए वहाँ पे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। थर्ड क्या है तुम्हारा, इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया। अब जैसे अब जैसे आपका कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि वहाँ पे जो सेल होती है उसमें चेंज देखने को आपको मिलता है, ठीक है? वहाँ पे जैसे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की स्किन और अदर एरिया की स्किन दोनों में डिफरेंस होता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो इन्फेक्शन हो रखा है, वहाँ पे देखते हो कि जो सेल है डिफरेंट होती है, मतलब कहीं न कहीं वहाँ भी डैमेज हो रही होती है स्किन, ठीक? फिर क्या है, फिजिकल एजेंट में जैसे कि हीट, रेडिएशन, ये सब भी तुम्हारे सेल को डैमेज करते हैं, ओके? जल जाओगे, अगर जल गए हो, तो वहाँ पे देखो सेल लॉस होता है। फिर क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये हमारे टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो ये सारे कॉज होते हैं, इनकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है, ओके? फिर बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी मेनली इंक्लूड, पैथोजेनेसिस सेल इंजरी की कैसे होती है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकती है,
राइबोसोम डैमेज हो सकता है और न्यूक्लियस डैमेज हो सकता है। इन 4 वजहों से क्या होती है, सेल इंजरी होती है और इन्हीं 4 मैकेनिज़्म को हमें देखना है। ओके? तो अब बात करते हैं बेसिक मैकेनिज़्म, ठीक है? सेल इंजरी के 4 मेजर सिस्टम को अफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्या है आपका एटीपी डिप्लीशन, एनर्जी खत्म हो जाना, एटीपी खत्म हो जाना। दूसरा क्या है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तीसरा क्या है आपका कैल्शियम इन्फ्लेक्स। फोर्थ क्या है आपका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। इन सबको हम समझते हैं। जैसे कि एटीपी डिप्लीशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एटीपी कम बनेगी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है? यही हमारा एटीपी प्रोडक्शन करा रहा होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो जाएगा तो एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप फेल कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी कम होती है, ठीक है? उसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है फ्लोर हो जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप फ्लोर हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल सेल स्वेलिंग, मतलब सेल में स्वेलिंग देखने को मिलती है। ये कब हो रहा है, जब एटीपी का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब एटीपी जो का प्रोडक्शन है वो कम हो जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ठीक है? अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जा रहा है तो अल्टीमेट हमें क्या लॉस हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या होता है, एपोप्टोसिस होती है, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या होता है, जो चीज प्रोड्यूस हो रही होती है वो, जो प्रोड्यूस करवा रही होती है वो चीज डैमेज होती है, ठीक है? जैसे कोई प्रोग्राम है, एग्जाम्पल जैसे कि ये प्रोग्राम है, ये हमारा कोई फॉर्मेशन, किसी चीज का फॉर्मेशन करा रहा है, मान लो सी का फॉर्मेशन करा रहा है, तो इसी प्रोग्राम सेल में ही कोई डैमेज हो जाएगा, कुछ डैमेज हो गया तो ये जो हमारा प्रोडक्शन है सी का वो बंद हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक? तो एपोप्टोसिस हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या होता है, एपोप्टोसिस देखने को मिलती है। एपोप्टोसिस, ठीक है? ये क्या करता है, ये ट्रिगर होता है प्रोग्राम सेल डेथ में। फिर थर्ड क्या है हमारा, कैल्शियम इनफ्लक्स, मतलब कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाना। अगर किसी सेल में कैल्शियम ज़्यादा इनफ्लक्स हो जाता है, मतलब ज़्यादा अंदर आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेट होता है। एक मिनट, ठीक है? अगर किसी सेल में, ये सेल है मान लो, इसमें कैल्शियम आयन इनफ्लक्स हो रहा है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस सेल के अंदर आ रहा है कैल्शियम, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम एक्टिवेट होंगे और सेल कंपोनेंट जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है? एंजाइम एक्टिवेट होंगे और इसके सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, ठीक है? फिर फोर्थ क्या है आपका, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो होते हैं ये क्या करते हैं, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको डैमेज कर देते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो इस चार्ट में यही दिखाया गया है। फिर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इसीमिया, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ इसीमिया, कैसे इसीमिया होती है, ठीक है? इसीमिया या हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या होती है, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम, या कहें हम तो बट सॉरी, हाइपोक्सिया क्या होती है, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है? लेकिन ब्लड फ्लो
हो सकता है। हाइपॉक्सिया में क्या होता है, ब्लड फ्लो हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपॉक्सिया। ठीक है, मतलब ब्लड में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कम है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपॉक्सिया कहते हैं। जबकि इसीमिया क्या होती है, जब ब्लड सप्लाई की कमी हो, जिसमें ब्लड न्यूट्रिएंट्स दोनों कम होते हैं, उसमें हम उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसीमिया कहते हैं। ठीक है, जिसे जबकि इसीमिया जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है हाइपॉक्सिया से, क्योंकि हाइपॉक्सिया में ब्लड सप्लाई तो हो रही है लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन इसीमिया में क्या है, ब्लड सप्लाई ही कम होती है, जैसे कि उसमें जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनकी भी कमी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स दोनों। तो इसीमिया जो है ज़्यादा डेंजरस है हाइपॉक्सिया से। स्टेप वाइज मैकेनिज्म की बात करें तो ऑक्सीजन जो है अगर कम होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन मतलब ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रुक जाता है। ठीक है, स्टॉप हो जाता है। फिर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगी तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाता है। अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो एटीपी का प्रोडक्शन जो है, सॉरी, जो अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो पीएच जो है हमारे वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन अगर बढ़ेगा, पीएच क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होता है, अगर सोडियम पोटेशियम पंप फेल्योर हो जाता है तो सेल स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर सोडियम पोटेशियम फेल्योर हो जाएगा तो सेल स्वेलिंग हो जाएगी, राइबोसोम डिटैच होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होगी वो कम होती है। ठीक है, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस। सीवियर केस में क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगी, उसी को सेल डेथ कहते हैं। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे हाइपोक्सिया इसीमिया की कंडीशन में होता है ये सब। फिर बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, वापस लौट आना। ठीक है, वापस लौट आना। पैथोजेनेसिस आप रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करें तो रिवर्सिबल क्या होता है, डैमेज को रिकवर हो सकता है, इसमें जो है डैमेज जो है, डैमेज रिकवर होता है। ठीक है, रिकवर हो सकता है। फीचर्स क्या क्या है इसके, तो इसमें क्या होगा, सेल स्वेलिंग होगी, फैटी चेंज होगा, जैसे कि लीवर में फैटी, स्पेशली लीवर, जैसे कि लीवर में फैट डिपोजिशन होता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब अगर एक बार डिपॉजिट हो गया तो वो क्या होगा, कम भी हो सकता है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज होता है। सेल स्वेलिंग है, अगर सेल स्वेल कर गई है तो फिर वो दोबारा अपने नॉर्मल स्टेज में आ सकती है, तो इसी को हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें एटीपी का प्रोडक्शन जो है कम होता है, लोन आयन पेयर फेलोर जो होता है उसकी वजह से सोडियम प्लस वाटर सेल में इंटर करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया माइल्ड डैमेज होता है रिवर्सिबल में, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है। अगर यही काज हटा दिया जाए तो ये सब नॉर्मल स्टेज में वापस आ सकते हैं। क्या क्या होता है, यहाँ पे देखो, एटीपी कम हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस। दूसरा, आयन कम
आयन पंप फेल्योर, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, सोडियम आयन जो होगा प्लस वाटर का सेल में डिपोजिशन होगा। ओके, फिर थर्ड क्या है आपका, थर्ड है प्रोटीन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाना। फोर्थ क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, वो भी माइल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो परमानेंट सेल डेथ हो जाएगी। इन सब वजह से क्या होगा, सेल इंजरी हो रही होती है। अगर यही सारे कॉज जो हैं, कारण जो हैं, इनको हटा दिया जाए तो वो सेल जो है फिर से अपने नॉर्मल एज में वापस आ सकती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम पैथोजेनेसिस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, वापस लौट के ना आना, ठीक है, वापस लौट के ना आना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सेल होगी वो परमानेंटली डैमेज हो चुकी होगी, ठीक है। वो परमानेंटली अगर डैमेज हो जाएगी तो वो सेल डेथ कहलाती है। इसी को हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। क्या मुख्य कारण है, जैसे कि सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज, सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज, दूसरा क्या कारण हो सकता है, लाइसोसोमल लाइसोसोमल रप्चर, तीसरा क्या कारण हो सकता है, न्यूक्लियर चेंज। ये कारण हो सकते हैं परमानेंट सेल इंजरी के। मैकेनिज्म की बात करें, किस वजह से होता है, कैसे होता है, तो सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है अगर, तो उसमें क्या होगा, एटीपी कंप्लीट डिप्लीट कर जाएगी, मतलब कंप्लीटली एटीपी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अगर एक बार बंद हो जाएगा एटीपी का प्रोडक्शन, तो सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो पाएगी, एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी ऑक्सीजन को, तो वो सेल डेथ हो जाएगी। तो पहला आपका क्या है, सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ठीक है। इसमें एटीपी जो होता है कंप्लीटली डिप्लीट करती है। दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, मतलब इसमें लीकेज ऑफ इंजाइम्स, जो जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब लीकेज लीकेज हो जाता है उनका, मतलब वो सब सेल के बाहर चले जाते हैं, डैमेज हो जाता है उसमें। फिर थर्ड क्या है आपका, कैल्शियम ओवरलोड, कैल्शियम ओवरलोड। अगर कैल्शियम आयन का ओवरलोड हो जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर कैल्शियम ओवरलोड हो जाएगा तो एंजाइम जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सेल में। फोर्थ क्या कॉज हो सकता है आपका, मैकेनिज्म क्या होता है, लाइसोसोमल रीअपटेक, लाइसोसोमल रीअपटेक, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो सेल्फ डाइजेशन करने लगते हैं, मतलब वो खुद पर ही हावी हो जाते हैं अपने लाइसोसोम्स। जो डिस्ट्रॉय करना होता है सेल्स को, जो फॉरेन सेल्स होती हैं उनको अगर डिस्ट्रॉय करना होता है लाइसोसोम्स, ठीक है, उनको ना करके वो खुद की सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल रीअपटेक। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने होते हैं वो सेल्फ डाइजेशन करने लगते हैं। इससे क्या होता है, इन सबसे नेक्रोसिस होती है, मतलब नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ। नेक्रोसिस क्या कहते हैं, सेल डेथ।
ये क्या होगा हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर डैमेज की। ठीक है, न्यूक्लियर डैमेज क्या होता है? न्यूक्लियस में चेंज। ठीक, न्यूक्लियर में क्या क्या चेंज हो सकता है? जैसे कि नोसिस, क्नोसिस। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? क्रायोलेक्सिस। थर्ड क्या हो सकता है? क्रायोलाइसिस। तो क्नोसिस क्या होती है? क्नोसिस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर श्रिंक हो जाता है क्नोसिस में। ठीक है, क्नोसिस में क्या होगा? जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस जो है आपका, वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, और क्या होता है? क्रोमेटिन जो होगा वो कंडेंस कर जाते हैं उसमें, कंडेंस हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्नोसिस कहते हैं। क्नोसिस में क्या होता है? ये न्यूक्लियर डैमेज होता है। न्यूक्लियर में ही डैमेज होने के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डैमेज। ठीक है, जैसे कि क्नोसिस, क्नोसिस में क्या होगा? न्यूक्लियस जो होगा वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्नोसिस कहते हैं। दूसरा क्रायोरेक्सिस। क्रायोरेक्सिस, इसमें क्या होता है? इसमें जो है न्यूक्लियस टूट जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंट में। इसको हम क्या कहते हैं? क्रायोरेक्सिस कहते हैं। जब न्यूक्लियस टूट जाए फ्रेगमेंट्स में, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रायोरेक्सिस। फिर आपका क्या है? क्रायोलाइसिस। क्रायोलाइसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, डीएनए डिग्रेड करने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रायोलाइसिस। और लाइसिस का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिग्रेड कर जाता है। ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है इसमें। इस वजह से डीएनए जो होता है वो डिग्रेड कर जाता है। फाइनल क्या होता है इसमें? फाइनल रिजल्ट क्या होता है देखने को मिलता है? वो न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है इन सब वजह से। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियर डैमेज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में डैमेज, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर डैमेज। फिर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल मीडिएशन ऑफ द सेल इंजरी। ठीक है, फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी। इसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल क्या होता है पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्या होता है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? लिख देता हूँ मैं। अनस्टेबल अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स विद अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने पास, उनको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? जैसे कि O2 माइनस, ये क्या होता है? सुपर ऑक्साइड एग्जाम्पल है आपका O2 माइनस, इसको हम क्या कहेंगे? O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड। दूसरा क्या होता है? H2O2 मतलब पर ऑक्साइड। फिर क्या है आपका? OH
माइनस, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है आपके फ्री रेडिकल्स के। क्या सोर्स हो सकता है इन फ्री रेडिकल्स के उत्पन्न होने के, क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। दूसरा क्या कारण हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, ड्रग हो सकती है कोई। चौथा कारण क्या हो सकता है, पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन। ये सब फ्री रेडिकल्स को क्रिएट करने के कारण हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। फिर मैकेनिज्म की बात करें, तो फिर मैकेनिज्म की बात करें तो कैसे, किस तरह से डैमेज होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो कैसे होता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है। पहला क्या है आपका, लिपिड पर ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रोटीन डैमेज हो सकता है इसमें। तीसरा आपका क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज। ठीक है। इन मैकेनिज्म्स की वजह से हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स जो है वो सेल को इंजर्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन में। प्रोटीन डैमेज में क्या होगा, एंजाइम जो होगा वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और डीएनए डैमेज में क्या होता है, म्यूटेशन हो सकता है या सेल डेथ हो सकती है। इन मैकेनिज्म्स की वजह से हमें फ्री रेडिकल ऑफ मीडिएशन ऑफ सेल इंजरी देखने को मिलती है। अब अगर हो गया है, ठीक है, फ्री रेडिकल रेडिएशन रेडिकी सॉरी, अगर आप फ्री रेडिकल मीडिएशन ऑफ सेल इंजरी हो गई है तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट देके। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट देके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या क्या आता है एंटीऑक्सीडेंट में, विटामिन सी, विटामिन ई और ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन ये सब जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। और आजकल जो देखते हो, थोड़ा जो जिनकी स्किन ब्राइट दिखती है आपकी, तो वहाँ पे ये लोग इन सब चीज़ों का यूज कर रहे होते हैं। ये क्या करता है, आपका फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, बचाता है हमसे। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्किन जो होती है आपकी वो ज़्यादा ग्लो करती है। आपने कभी देखा होगा, कहीं सुना होगा, तो जितने भी एक्टर्स हैं अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए ग्लूटाथियोन का यूज करवाते हैं, मतलब ग्लूटाथियोन का अपना प्रोसेस करवाते हैं अच्छा दिखने के लिए। तो ये सब क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। एट्रोपी क्या होती है, हाइपरट्रॉपी क्या होती है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।